नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज है। सीएम आज महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि में शामिल होने वाले हैं और मुख्यमंत्री योगी अपने गुरु महंत अवैधनाथ को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। दोपहर में सीएम योगी गोरखपुर से रवाना हो जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे का आज आखिरी दिन है और मुख्यमंत्री योगी अपने गुरु महंत अवैधनाथ को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कल मुख्यमंत्री गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे थे और आज दूसरा दिन है। 2 दिन का ये पूरा कार्यक्रम था, 2 दिन का ये पूरा दौरा था, जिसका आज आखिरी दिन है और बताया जा रहा है कि दोपहर तक मुख्यमंत्री गोरखपुर से रवाना हो सकते हैं। ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री का आज क्या कार्यक्रम रहेगा, उनके दौरों को लेकर उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी अपने गुरु महंत अवैधनाथ को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साप्ताहिक पुण्यतिथि का कार्यक्रम है जिसमें सीएम शामिल हो रहे हैं और गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। और आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे थे। आज मुख्यमंत्री योगी अपने गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको दे दें। मानसून सत्र से पहले समाजवादी पार्टी का एक्शन प्लान तैयार हो चुका है और आज से रोजाना 3 घंटे सपा विधायक धरना देने वाले हैं। रोजाना विधानसभा के सामने 18 सितंबर तक धरना होगा और महंगाई का मुद्दा, कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का घेराव किया जाएगा। धरने में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नवंबर के आखिर तक निकाय चुनाव भी हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या प्लान है वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। तो मॉनसून सत्र से पहले एक्शन में अखिलेश यादव और हर दिन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। महंगाई का मुद्दा, इसके अलावा कानून व्यवस्था का मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है समाजवादी पार्टी की। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर लखनऊ से। यूपी में तय समय पर नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं। जी हां, इसको लेकर अंतिम चरण में परिसीमन के कार्य नवंबर के आखिरी या दिसंबर की शुरुआत में होंगे। और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष AK शर्मा ने इस बात की जानकारी दी है। कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तय समय पर चुनाव होने वाले हैं। नवंबर के आखिरी या दिसंबर की शुरुआत में ये नगर निकाय के चुनाव हो सकते हैं। इसकी जानकारी AK शर्मा ने दी है। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी जो कि लगातार तैयारियों में जुटी हुई है, चुनाव को लेकर अंतिम चरण में परिसीमन का काम होगा। नवंबर के आखिरी या फिर दिसंबर की शुरुआत में ये चुनाव हो सकते हैं, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, हर पार्टी तैयारियों में जुटी दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आजमगढ़ से। जेल में बंद सपा विधायक ने अखिलेश से मदद मांगी है। रमाकांत यादव ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है और रमाकांत ने जेलर पर दुर्व्यवहार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है और चिट्ठी में शुगर और BP की शिकायत का जिक्र भी किया है, यानी कि अपनी तबीयत ठीक ना होने का हवाला दिया है। और इस चिट्ठी में उन्होंने ये भी लिखा कि उनके साथ जेलर दुर्व्यवहार कर रहे हैं। बड़ी खबर आजमगढ़ से। रमाकांत यादव से मिलने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे थे। इस पर काफी उन पर हमला भी किया गया था, उनसे सवाल भी पूछा गया था। और देखिए, अब वही रमाकांत यादव, उन्होंने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखते हुए कई बातों का जिक्र किया है। प्रयागराज से आपको अगली बड़ी जानकारी दे दे। सामूहिक हत्याकांड में बाहुबली ब्रिजेश सिंह तलब किए गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ब्रिजेश सिंह को तलब किया है और 36 साल पहले चंदौली में हुई थी 7 लोगों की हत्या। मामले में माफिया ब्रिजेश सिंह को तलब किया गया। बाहुबली ब्रिजेश सिंह को आज अदालत में पेश होना होगा। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। मामले में माफिया ब्रिजेश सिंह को तलब किया गया था और आज ब्रिजेश सिंह को पेश होना है। बाहुबली ब्रिजेश सिंह को आज अदालत में पेश होना होगा, ये आदेश है। सामूहिक हत्याकांड में बाहुबली ब्रिजेश पर आरोप है और इसी मामले में देखिए कोर्ट ने तलब किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ब्रिजेश सिंह को तलब किया है और आज कोर्ट में पेश होना होगा।
अगली बड़ी जानकारी मऊ से, जहां ओपी राजभर की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सुभाषपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने राजभर पर कई गंभीर आरोप लगाए। रामजीत राजभर ने मोटरसाइकिल छीनने का भी आरोप लगा दिया है। इससे पहले दफ्तर को लेकर इन्होंने सवाल उठाए थे। मुख्तार के पैसे का हवाला दिया था कि मुख्तार के पैसे से पार्टी का केंद्रीय कार्यालय बना है, जिसमें ओपी राजभर अपने परिवार के साथ रहते हैं। कार्यालय का इस्तेमाल कार्यकर्ताओं के लिए या पार्टी के काम के लिए नहीं होता। और अब देखिए एक गंभीर आरोप, बाइक छीनने का आरोप लगा दिया है और पार्टी के काम के लिए दी गई बाइक को वापस लेने का आरोप लगाया है। रामजीत ने बाइक पर पैसे खर्च करने का दावा किया और कहा कि ओपी राजभर ने खर्च पैसों को कभी वापस भी नहीं किया। ये देखिए एक बार फिर से गंभीर आरोप, रामजीत राजभर ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के काम के लिए जो बाइक दी गई थी उनसे वापस ले ली गई है, इस बात की जानकारी उन्होंने दी और देखिए तस्वीरें भी उन्होंने साझा की है। साथ ही साथ ओपी राजभर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, प्रदेश में और लोगों को गाड़ी मिली थी पर उनके नाम से गाड़ी नहीं थी। जितनी गाड़ी ये निकालते हैं अपने नाम से निकालते हैं, अपने नाम से कार्यकर्ताओं को देते हैं। कार्यकर्ता इनसे दुखी होगा, वो पार्टी घर बैठेगा, गाड़ी मंगवा लेंगे। ये तो इनका पैसा है। पैसा तो ये चाचा भैया के से मंगवाते हैं ना, भतीजा भैया के से। ये सारा पैसा उनके पास से आता है। अरे इनके भैया यही के हैं, भैया आप लोग पहचानिए, मऊ सदर के भैया हैं और भतीजा मऊ सदरे के हैं। और अब खबर आगरा से, जहां आगरा यूनिवर्सिटी में कॉपी बदलने की जांच तेज हो चुकी है। दरअसल एसटीएफ के रडार पर यूनिवर्सिटी के 40 अधिकारी, कर्मचारी, कई पूर्व कुलपति से लेकर नॉन टीचिंग स्टाफ भी शामिल हैं। मामले में अधिकारियों की संपत्ति की जांच होगी और वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेगी एसटीएफ। एसटीएफ के रडार पर यूनिवर्सिटी के 40 अधिकारी और कर्मचारी हैं। ये बड़ी खबर आपको आगरा से दे रहे हैं। इसमें कई पूर्व कुलपति हैं, इसके अलावा जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उनको भी शामिल बताया जा रहा है। मामले में अधिकारियों की अब जांच होगी, वित्तीय अनियमितताओं की जांच एसटीएफ करेगी। तो आगरा यूनिवर्सिटी में कॉपी बदलने की जांच अब तेज हो रही है और आपको बताएं कि एसटीएफ के रडार पर यूनिवर्सिटी के 40 अधिकारी और कर्मचारी हैं, जिसमें कई पूर्व कुलपति से लेकर नॉन टीचिंग स्टाफ भी शामिल हैं। और अब खबर बाराबंकी से, जहां बाराबंकी में शासन के निर्देश पर बिना मान्यता के संचालित हो रहे चिन्हित करीब 120 मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है। डीएम डॉक्टर आदर्श सिंह ने 3 सदस्यीय टीम को आवश्यकता निर्देश जारी कर दिए हैं और टीम जिले में संचालित मदरसों का निरीक्षण कर उसकी पूरी जांच रिपोर्ट एडीएम को सौंपेगी। जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह के द्वारा एसडीएम की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय टीम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को भी शामिल किया गया है। तो मदरसों की जांच का काम तेजी से चल रहा है और इसी कड़ी में अब मदरसों की जांच करने के बाद जो रिपोर्ट है वो एडीएम को सौंपनी होगी। बिना मान्यता के संचालित हो रहे मदरसों पर शिकंजा लगातार कसते जा रहा है। इधर माफिया अतीक अहमद पर पुलिस का शिकंजा कसते जा रहा है। पुलिस एक और जहां पर उनके करीबियों पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, तो वहीं अतीक की संपत्तियों को भी जब्त करने का काम हो रहा है। अब प्रयागराज में पुलिस ने लखनऊ में सीतापुर रोड पर बनी अतीक की आलीशान कोठी को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये आलीशान कोठी है माफिया अतीक अहमद, जिसे उसने अपनी पत्नी के नाम से बनवाया था। लेकिन एबीपी गंगा की टीम जब इस कोठी में पहुंची तो चौंकाने वाला नजारा दिखा। कुर्क होने वाली इस कोठी का 3 लोग जल्दी जल्दी सामान पैक करने में जुटे थे। जैसे ही इन्होंने एबीपी गंगा का कैमरा देखा तो पसीने छूट गए और दरवाजा बंद कर लिया। अमूमन ये कोठी बंद रहती है। जब से प्रयागराज पुलिस ने इस कोठी को कुर्क करने के लिए कार्रवाई शुरू की है, तब से यहाँ पर हड़कंप की स्थिति है। कुछ लोग आए हैं यहाँ पर और ये बताया जा रहा है कि जो लोग हैं वो यहाँ से
जो सामान है अंदर रखा हुआ है, तमाम एसी रखे हुए हैं, जो गीज़र हैं वो सब निकाल कर बाहर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि ये कितना लीगल है इस पर तमाम सवाल हैं, लेकिन इस संपत्ति को कुर्क करने की जिस तरह से कार्रवाई चल रही है उससे पहले ही यहाँ से तमाम जो साजो सामान है, जो भीतर कीमती सामान रखा है, एसी हैं, टीवी हैं, आप देख रहे हैं सामने ये सोनी का ब्रेविया टीवी, जो बड़ा सा टीवी रखा हुआ है उसको पैक किया जा रहा है। तमाम गद्दे उधर पैक कर दिए गए हैं और अपने कैमरामैन से कहेंगे जितेंद्र से कि और दिखाएं, अंदर कुछ लोग भी अंदर मौजूद हैं। हालांकि दरवाजे भीतर से बंद कर रखे हैं। हम लोगों ने खिड़की के जरिए यहाँ पर अपने दर्शकों को नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आलीशान अंदर का नज़ारा है, कीमती सोफ़े पड़े हुए हैं, कीमती कालीन पड़ी हुई है और तमाम सामान को पैकिंग करने की कार्रवाई भी चल रही है। भीतर नहीं घुसने दिया जा रहा है। ये बड़े रिस्क पे हमारे कैमरा सहयोगी जितेंद्र यहाँ पर लेकर आए हैं और तमाम लोग मौजूद भी हैं अंदर, लेकिन वो दरवाज़ा बंद कर दिया। जिस सामान को पैक किया जा रहा था उसमें एसी, सोफा, गीजर जैसा सामान शामिल है। हमें जो अभी काम दिया गया है वकील साहब की तरफ से। कौन वकील साहब? आमिर भाई। अच्छा, हाँ। आमिर भाई इस मकान की देखरेख करते हैं? नहीं, देख रेख नहीं करते। उन्होंने कहा कि ये काम है, जाके निपटा लो, तो वही हम करते हैं। और क्या कहा? क्या सामान इसमें से थोड़ा कुछ खाली कराना था, कहीं और उनको शिफ्ट कराना था। अच्छा, भीतर क्या क्या रखा है? कुछ नहीं है, सोफ़ा है, बेड तो सारी हमने खोल के बाहर कर दी, एसी बाहर खोल के रख दिए, गीज़र बाहर रख दिए और अंदर कोई ऐसा सामान है नहीं। जब कोठी की रखवाली करने वाले कर्मचारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कोठी में कोई नहीं रहता, बल्कि कुर्की की खबर के बाद सामान पैक करने के लिए इन्हें भेजा गया था। जो इलाहाबाद के प्रयागराज के धूमनगंज में केस दर्ज है, उसी गैंगस्टर एक्ट के तहत ये संपत्ति कुर्क करने के लिए पुलिस ने जिलाधिकारी से अनुमति मांगी है। अनुमति मिलने के बाद इस संपत्ति को बहुत जल्द कुर्क कर दिया जाएगा। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और वहीं विधानसभा में शक्ति को प्रणाम, क्योंकि अब यूपी विधानसभा में एक दिन सिर्फ महिलाओं के नाम होने वाला है, क्योंकि विधानसभा सत्र में इस दिन केवल महिला सदस्यों को ही बोलने की प्राथमिकता दी जाएगी, जहां महिलाओं से जुड़े मुद्दे भी उठाए जाएंगे। लोकसभा में भले ही महिला आरक्षण का बिल ठंडे बस्ते में पड़ा हो, लेकिन यूपी विधानसभा में एक नई पहल शुरू होने वाली है, क्योंकि विधानसभा सत्र में एक दिन सिर्फ महिलाओं के नाम होगा। यानी विधानसभा सत्र में इस दिन केवल महिला सदस्यों को ही बोलने की प्राथमिकता दी जाएगी। देखिए, हम जो भी महिला सदस्य हैं, एक जनप्रतिनिधि होने के कारण अपने क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं। लगभग 3-3.5 लाख से ज़्यादा वोटर हर विधानसभा में है और ये बहुत अच्छी पहल है। हम लोग हमेशा ही बोलते हैं महिलाएं सशक्त हैं। विधानसभा का मानसून सत्र 19 सितंबर से शुरू हो रहा, जो 23 सितंबर तक चलेगा, लेकिन इस कदम की न सिर्फ भाजपा बल्कि विपक्षी दल भी तारीफ कर रहे। ये एक बहुत अच्छी पहल है, एक अच्छी परंपरा शुरुआत हो रही है। तो मुझे लगता है कि महिला सदस्य जब अपने क्षेत्र की बात रखेंगी, अपनी बात कहेंगी, तो उसको पूरा प्रदेश भी सुनेगा और पूरा देश भी सुनेगा। उत्तर प्रदेश ने हमेशा, इस सदन ने हमेशा परंपराएं रची हैं, तो एक नई स्वस्थ परंपरा की शुरुआत होने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य आधी आबादी की आवाज को सदन के माध्यम से उठाना है, क्योंकि महिला सदस्य ज्यादा मुखरता से अपनी बात को रख सकेंगी। महिला सदस्यों के साथ चर्चा कर रहा था तो उन्होंने कहा कि हमारे को बोलने का अवसर नहीं मिलता, या जिनको मिलता है तो वो कहीं ना कहीं संकोच करती हैं हमारी बहनें महिला सदस्य। तो मैंने उनको बोला नहीं, मैं पूरा दिन एक आपके लिए डेडिकेट करूँगा। तो मेरा ऐसा मन है, मैंने चर्चा भी करी है, लेकिन अंतिम निर्णय कार्य मंत्रणा की बैठक जो होगी उसमें इस बात के लिए निर्णय करेंगे। गौरतलब है कि इस बार विधानसभा में 47 महिला विधायक जीत कर पहुंची हैं, लेकिन अक्सर सदन के शोरगुल में महिला सदस्यों की आवाज गुम हो जाती है। लेकिन यूपी विधानसभा में अब ऐसा नहीं होगा।
इस बार सत्र के दौरान एक दिन महिला सदस्यों के लिए आरक्षित होगा, तय होगा। यानी सत्र के दौरान जो दिन तय किया जाएगा उस दिन सदन में सिर्फ जो महिला सदस्य हैं वो बोलेंगी, वो मुखर होकर अपनी बात को रखेंगी। खास तौर से महिला सशक्तिकरण, महिला उत्थान, साक्षरता, लैंगिक समानता, इन मुद्दों को लेकर महिला सदस्य सदन में चर्चा करेंगी। वहीं विधानसभा में जो नई परंपरा शुरू की जा रही है, जो पहल की जा रही है, उसे लेकर जो महिला सदस्य है उनका कहना है कि ये एक अच्छा प्रयास है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और उधर चाचा और भतीजे के बीच बहुत ज्यादा दूरी बढ़ चुकी है। हालांकि जब सदन की कार्यवाही होती है तो दोनों नेता आसपास ही बैठे दिखाई देते हैं। ये बात ना तो शिवपाल को अच्छी लगती है और ना ही अखिलेश यादव को। बजट सत्र से पहले शिवपाल ने अपनी सीट बदलने की मांग की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। अब वही मांग अखिलेश यादव ने भी दोहरा दी है। फर्क इतना है कि शिवपाल ने सीट बदलने के पीछे खुद के वरिष्ठ होने की दलील दी थी, लेकिन अखिलेश ने शिवपाल को दूसरी पार्टी का अध्यक्ष बताते हुए उनकी सीट बदलने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। फिर एक बार सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है और फिर एक बार यूपी की सियासत के चाचा भतीजे एक दूसरे के सामने आने वाले हैं। लेकिन सवाल है कि क्या शिवपाल यादव फिर से उसी कतार में बैठेंगे जहां सपा के विधायक बैठेंगे। दरअसल तकनीकी रूप से शिवपाल यादव सपा के ही विधायक हैं, लेकिन सपा के हारने के बाद चाचा भतीजे में फिर दूरी बढ़ी और दोनों अब एक दूसरे से कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं रखना चाहते। यही वजह है कि अब सपा ने विधानसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें मांग की गई है कि शिवपाल यादव को कहीं और सीट दे दी जाए। भतीजे अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को एक पत्र लिखा है और पत्र में साफ तौर पर यह मांग की गई है कि शिवपाल यादव को विधानसभा में सदन के भीतर अगली पंक्ति की सीट दी जाए, क्योंकि वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। हालांकि विधानसभा में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मान्यता प्राप्त दल नहीं है और शिवपाल यादव तकनीकी रूप से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। ऐसे में ये मांग भी पूरी हो ऐसा लगता नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब सदन में अखिलेश और शिवपाल के बीच दूरी दिखाने की कोशिश की गई हो। इससे पहले मई महीने में शिवपाल यादव ने भी विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने भी यही मांग की थी जो अभी अखिलेश यादव की तरफ से की गई है। यानी ना तो शिवपाल सपा विधायकों के बीच बैठना चाहते हैं और ना ही अखिलेश शिवपाल को सपा विधायकों के बीच बिठाना चाहते हैं। माननीय शिवपाल जी प्रगतिशील पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और विधानसभा में व्यवस्था के अनुसार कई पार्टी के जो सदस्य हैं उनको आगे सीट दी गई है। उन्होंने स्वयं भी इस चीज़ को कहा था माननीय शिवपाल जी ने। तो समाजवादी पार्टी भी ये समर्थन करती है कि वो वरिष्ठ सदस्य हैं विधानसभा के और प्रगतिशील पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनको आगे सीट दी जाए। अभी शिवपाल यादव सदन की दूसरी पंक्ति में बैठते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को जो चिट्ठी लिखी है उसमें मांग की गई है कि उन्हें पहली कतार में जगह दी जाए, क्योंकि वो प्रसपा के अध्यक्ष हैं। अब अखिलेश ने विधानसभा अध्यक्ष से जो मांग की है उससे साफ है कि वो क्या चाहते हैं। ऐसा इस वजह से भी क्योंकि पिछले सत्र के दौरान शिवपाल यादव बैठे थे सपा के खेमे में, लेकिन तारीफ भाजपा सरकार की कर रहे थे और यही बात अखिलेश यादव को चुप गई। अब चाचा भतीजे की इस जंग में विरोधी शिवपाल का संघर्ष याद दिला रहे हैं। कि मुझे लगता है कि यह विषय शुद्ध रूप से विधानसभा अध्यक्ष का है, निर्णय उन्हीं को देना है, तो वही दे सकते हैं। जहाँ तक संघर्ष की बात है, शिवपाल जी शुरू से ही संघर्ष करते चले आ रहे हैं। अखिलेश जी संघर्ष की उपज नहीं है, वो पुत्र के नाते मुख्यमंत्री हो गए थे और शिवपाल जी संघर्ष करते हुए यहाँ तक आए हैं। अखिलेश अब उन चीजों से बचना चाहते हैं जो एक बार हो चुकी है। हालांकि जिस आधार पर अखिलेश ने शिवपाल की सीट बदलने की मांग की है वो मजबूत नजर नहीं आते। वैसे ये विवाद खुले तौर पर पारिवारिक है, लेकिन रंग राजनीतिक है। किसी पार्टी का आंतरिक मामला है। आप देख रहे होंगे बहुत दिनों से कभी मेल होता है तो कभी बेमेल होता है और ये एक बहुत नेचुरल स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। और
केवल उसी पार्टी में नहीं है, हर में है। चाहे बीजेपी देखिए, चाहे सपा देखिए, चाहे बसपा देखिए, चाहे देश की तमाम पार्टियां हैं देखिए, इस तरह के इक्वेशन बनते और बिगड़ते रहते हैं। शिवपाल और अखिलेश के बीच सियासी लड़ाई पहले पार्टी की कुर्सी को लेकर हुई, लेकिन अब ये जंग सदन की कुर्सी को लेकर तेज हो गई है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर शिवपाल और अखिलेश की जंग बहुत जल्द सियासी जमीन पर दिखाई देगी। दरअसल पहले निकाय चुनाव में चाचा भतीजे आमने सामने होंगे और फिर लोकसभा चुनाव में टक्कर होगी। लेकिन सवाल यह है कि शिवपाल लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेंगे या किसी दूसरे दल के साथ उनका गठबंधन होगा, क्योंकि उन्होंने एक बयान देकर बहुत बड़े संकेत दिए हैं। शिवपाल ने कहा है कि 24 के चुनाव के बाद वो सत्ता में होंगे। अब समझने वाले समझ गए हैं कि शिवपाल का इशारा किधर है। चाचा शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश यादव से बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी है और इसका ट्रेलर दिखेगा निकाय चुनाव में, जब प्रसपा भी सपा के सामने मैदान में उतरेगी। हालांकि असली लड़ाई तो 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखने वाली है, जिसकी तैयारी शिवपाल यादव की तरफ से शुरू हो चुकी है। शिवपाल यादव मैनपुरी के करहल में थे, वही करहल जहां से अखिलेश यादव विधायक चुने गए हैं। यानी संदेश साफ है, फिरोजाबाद हो या मैनपुरी, शिवपाल किसी सीट पर समझौता नहीं करेंगे। शिवपाल ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि 24 के चुनाव के बाद वो सत्ता में होंगे। हाँ, ये तैयारी है हमारी 2024 में सत्ता में रहना है। क्या गठबंधन रहेगा किसी पार्टी के साथ? देखिए, अब समय दूर है, लेकिन जब 6 महीने रहते हैं चुनाव के तभी गठबंधन होते हैं। तो जब 6 महीना जब रह जाएं तब क्लियर हो जाएगा। शिवपाल अगर 24 के संग्राम में उतरते हैं तो इसका नुकसान सीधे सीधे अखिलेश की समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि ये हर कोई जानता है कि 2019 में शिवपाल ने बगावत की थी तो कन्नौज से लेकर फिरोजाबाद तक सपा के हिस्से में हार नसीब हुई थी। और वही कहानी अगर 2024 में दोहराई जाती है तो अखिलेश का सबसे बड़ा मिशन फेल हो सकता है। शिवपाल कहते हैं उन्हें 3 बार धोखा मिल चुका है। देखिए, 3 बार धोखा मुझे मिल चुका है समाजवादी पार्टी जी। तो अब हमने तय किया है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि अब समाजवादी पार्टी में नहीं जाना है। 24 के चुनाव में अखिलेश के सामने कई चुनौतियां हैं। एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ बसपा, तो तीसरी तरफ उनके खुद के चाचा जो वक्त वक्त पर सायरन बजा रहे हैं। शिवपाल यादव लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इस बात में अब कोई दो राय नहीं। अब देखेंगे, अब उस पर समीक्षा करके देखेंगे। अब हमारी पार्टी चुनाव जरूर लड़ेगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।